हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने अपने चैप्टर रेडॉक्स रिएक्शन एंड इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में बात की थी अबाउट एन फैक्टर की। ठीक है, अब तक रेडॉक्स रिएक्शन में हम कैसे ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करते हैं वो देख चुके हैं, कैसे हम किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं उसके बारे में बात कर चुके हैं, और रेडॉक्स रिएक्शन में अलग अलग डिफरेंट टाइप की जो रिएक्शंस होती हैं आपकी, उनके लिए हम कैसे एन फैक्टर कैलकुलेट करते हैं वो हम सब देख चुके हैं। ठीक है, अब हम इसी चैप्टर के एक सेकंड हाफ में इंटर करने जा रहे हैं। ठीक है, जिसका नाम है आपका इक्विवेलेंट मास और इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अभी तक जो हमने सीखा है, ठीक है, कैसे रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना है, एन फैक्टर का कैसे यूज़ करना है, ऑक्सीडेशन नंबर का कैसे यूज़ करना है न्यूमेरिकल्स में क्वेश्चंस, तो उनको हम अप्लाई करेंगे अब। ठीक है, आपके इक्विवेलेंट मास में। ठीक है, आपने मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर पढ़ा होगा। ठीक है, तो सेम टू सेम आपका वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करते हैं हम, वही सेम क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चंस को हम एक डिफरेंट तरीके से सोल्व करते हैं। ठीक है, ये तरीका हो सकता है किसी को डिफ़िकल्ट लगे, पर हो सकता है किसी को ईजी लगे, बट इसे अगर आप अच्छे तरीके से समझ लेते हो तो आपको क्वेश्चंस करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी और आपके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा फास्ट होंगे। जहाँ मोल कॉन्सेप्ट को में क्वेश्चन को कंप्लीट करने में आपको अगर 10 लाइन लगती है, तो वहीं इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट को यूज़ करके उसी सेम क्वेश्चन को आप 2 लाइन में या 3 लाइन में सोल्व कर सकते हो। ठीक है, बस आपको इसको क्या है समझना है। ठीक है, तो हो सकता है थोड़ा सा ट्रिकी लगे, बट बहुत इजी कॉन्सेप्ट होता है, इसको एक बार आप समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, दैट इज इक्विवेलेंट मास एंड इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। इक्विवेलेंट मास and equivalent concept. इक्विवेलेंट मास एंड इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इक्विवेलेंट मास के बारे में। देखिए, इक्विवेलेंट मास क्या होता है। सबसे पहले तो हम इसको बेसिक से देखते हैं कि इक्विवेलेंट मास क्या होता है, उसके बाद हम इसका एक सिंपल फॉर्मूला भी जनरेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको बिल्कुल एकदम फॉर्मूले देखते ही आपके क्वेश्चंस है ना बिल्कुल इजी तरीके से सोल्व होंगे। ठीक है ना, पर ये आया कहाँ से फॉर्मूला, उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए इक्विवेलेंट मास क्या होता है। इक्विवेलेंट मास इज द mass of a substance is the mass of a substance which can combine or displace। इक्विवेलेंट मास वो मास होता है किसी भी एक सब्सटेंस का जो कंबाइन या डिस्प्लेस कर सकता है। किसे? 1 ग्राम H2 या फिर 8 ग्राम O2 या फिर 35.5 ग्राम Cl2 या फिर 108 ग्राम Ag। ठीक है, तो इक्विवेलेंट मास वो मास होता है जो 1 ग्राम H2 को क्या कर सके, रिप्लेस कर सके, या उसके साथ कंबाइन हो सके, रिएक्शन शो कर सके। या फिर इक्विवेलेंट मास किसी भी सब्सटेंस का वो मास होता है जो 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर सके या उसके साथ कंबाइन हो सके, या फिर 35.5 ग्राम Cl2 के साथ कंबाइन हो सके, या फिर 108 ग्राम Ag के साथ क्या हो सके, कंबाइन हो सके। ठीक है, तो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करके ये वैल्यू सेट की गई है। ठीक है ना, इसको मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। देखिए, जैसे हमने एग्जांपल लिया Mg प्लस O2, इट गिव्स यू MgO। ठीक है, इसको आप बैलेंस भी कर सकते हो हाफ लगा के।
या फिर 2 से मल्टीप्लाई करके सेम ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए मोल कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसी को यूज करते हैं। देखिए मोल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग 1 मोल mg रिएक्ट करता है हाफ मोल O2 के साथ और 1 मोल MgO प्रोडक्ट फॉर्म होता है। क्लियर है? ये तो सही है, बिल्कुल सही है। 1 मोल का अगर हम मास निकालें तो मोल इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। तो अगर आपको मास निकालना है 1 मोल का तो इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो। मैग्नीशियम का मोलर मास कितना होता है 24। इट मीन्स 1 मोल का मास कितना हो गया 24 ग्राम। ठीक है, 1 मोल O2 का मास कितना होता है 32। O2 की बात करें 32। ठीक है, हाफ मोल O2 मतलब 16 ग्राम। क्लियर है? अब देखिए यहाँ अगर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आप मुझे बताइएगा कि 16 ग्राम O2 combines with how much gram of magnesium? 24 gram of magnesium combined with 24 ग्राम मैग्नीशियम। क्लियर है? हम क्या कह रहे हैं, इक्विवेलेंट मास क्या है उसके बारे में चलो बात कर लेते हैं और लिख लेते हैं यहाँ पे 1 ग्राम O2 combines with 24 डिवाइड बाय 16 ग्राम मैग्नीशियम। क्लियर है? 8 ग्राम O2 combines with 24 डिवाइड बाय 16 इंटू 8। इसे हम क्या बोल सकते हैं, 8 2 जा 16, 2 24 डिवाइड बाय 2 दैट इज 12 ग्राम मैग्नीशियम। ऐसा लिख सकते हैं, मतलब 8 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइन होती है किसके साथ, 12 ग्राम मैग्नीशियम के साथ। अब डेफिनेशन पर आइए। इक्विवेलेंट मास इज द मास ऑफ ए सब्सटेंस। Equivalent mass is the mass of a substance which can combine or displace 8 ग्राम O2। अब 8 ग्राम O2 को डिस्प्लेस कौन कर रहा है, मैग्नीशियम। कितना ग्राम, 12 ग्राम। इसका मतलब मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट मास कितना होगा, 12 ग्राम। ये जो 12 ग्राम है यही क्या होगा, इक्विवेलेंट मास होगा किसका, मैग्नीशियम का। क्योंकि इक्विवेलेंट मास क्या है, equivalent mass is the mass of a substance which can combine or displace 8 ग्राम O2। 8 ग्राम O2 को डिस्प्लेस कौन कर रहा है, मैग्नीशियम। कितने ग्राम कर रहा है, 12 ग्राम मैग्नीशियम। इसका मतलब 12 ग्राम क्या है, इक्विवेलेंट मास है किसका, मैग्नीशियम का। ठीक है, ये डेफिनेशन के जरिए हम निकालते हैं। एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, देखिए हो सकता है आपको समझ में नहीं आया हो, कम आया हो। एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए N2 plus 3H2 it gives you twice NH3। N2 plus 3H2 it gives you twice NH3। ठीक है, चलिए वही अपना मोल कॉन्सेप्ट हम काम में लेते हैं। ठीक है, 1 मोल N2 combine with 3 मोल H2 and it gives 2 मोल NH3। क्लियर है? चलिए 1 मोल N2 का मास कितना होता है, 28 ग्राम। 28 ग्राम। 1 मोल H2 का मास कितना होता है, 2 ग्राम। 3 मोल है तो 6 ग्राम। क्लियर? यहां मैं लिखता हूं 6 ग्राम H2 combines with how much ग्राम N2, 28 ग्राम N2। क्लियर है? हमें इक्विवेलेंट मास के लिए H2 का कितना ग्राम चाहिए होता है, 1 ग्राम। हमें वो मास चाहिए जो 1 ग्राम H2 के साथ क्या कर सके, रिएक्शन कर सके या कंबाइन हो सके। तो हम यहाँ लिखेंगे 1 ग्राम H2 combines with how much ग्राम N2, 28 डिवाइड बाय 6 ग्राम N2। तो 1 ग्राम H2 कंबाइन होती है किसके साथ,
उस मास या उस सब्सटेंस के इक्विवेलेंट मास के बराबर जो मास होगा उसके साथ कंबाइन होती है। तो 1 ग्राम H2 कंबाइन हो रही कितने ग्राम, 28 डिवाइड बाई 6 ग्राम N2 के साथ। तो यही इसका क्या है, इक्विवेलेंट मास है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे हमने क्या देखा था, 8 ग्राम के लिए निकाला था, क्योंकि हमने डिफाइन क्या किया हुआ, इक्विवेलेंट मास वो मास होता है किसी भी सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस का जो क्या कर सके, 1 ग्राम H2 को डिस्प्लेस कर सके या उसके साथ रिएक्शन कर सके, या 8 ग्राम O2 के साथ रिएक्शन कर सके। हमने एक एग्जांपल लिया और उसमें देखा कि भाई ये 16 ग्राम के लिए हमें चाहिए 24 ग्राम Mg, तो 8 ग्राम के लिए कितना चाहिए, 12 ग्राम। तो यही क्या हुआ, मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट मास हुआ। सेम इसी तरीके से 28 ग्राम N2 को रिप्लेस करता है कितना, 6 ग्राम H2, और अपने को कितना चाहिए, 1 ग्राम। तो 1 ग्राम H2 कंबाइन करेगा कितने ग्राम N2 के साथ, 28 डिवाइड बाई 6 ग्राम जो भी होगा, तो वही क्या हुआ, इक्विवेलेंट मास हुआ किसका, नाइट्रोजन का। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं कि कैसे आपका इक्विवेलेंट मास कॉन्सेप्ट आया। चिंता मत कीजिए, इसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कैलकुलेशन में, ठीक है ना। ये तो मैंने आपको समझाया कि कैसे हम इसको डिफाइन करते हैं। अभी हम इससे क्या करेंगे, एक फॉर्मूला जनरेट करेंगे और उसी फॉर्मूले से हमें क्या करना है, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। तो उसके बारे में हम बात करते हैं एक बार, तब तक आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, अब हम क्या करते हैं, फॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए कैसे करते हैं, पहले इस एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं, ठीक है। Mg प्लस हाफ O2 इट गिव्स यू MgO, ठीक है। मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर 0 होगा, O2 का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर 0 होगा, क्लियर। मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर +2 होगा और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर -2 होगा, क्लियर। चलिए अगर हम कैलकुलेट करें n फैक्टर, तो 0 से गया ये 2 में ऑक्सीडाइज हुआ, कितने का चेंज, 2। मैग्नीशियम कितना है, 1, तो 2 इंटू 1 दैट इज 2। तो मैग्नीशियम का n फैक्टर कितना आया, 2 आया, क्लियर है। O2 0 से गया -2, कितने का चेंज, 2 का, इनटू कितने O2 हैं, 2 ऑक्सीजन है, इंटू 2 दैट इज 4। तो O2 का n फैक्टर कितना आया, 4 आया। यहाँ तक किसी को दिक्कत, ये हमने अभी तक सीखा ही है। चलिए अब देखिए, अगर मैं बोलूं मैग्नीशियम का मोलर मास कितना होता है, 24, करेक्ट। 24 डिवाइड बाई n फैक्टर में करता हूँ 2, 24 डिवाइड बाई n फैक्टर जो आया है आपका मैग्नीशियम का कितना, 2। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 24 डिवाइड बाई 2 दैट इज 12। और ये 12 क्या है, ये 12 है इक्विवेलेंट मास किसका, मैग्नीशियम का, ठीक है। सेम इसी तरीके से अगर हम देखें O2 के लिए, चलो O2 के लिए बात कर लेते हैं। O2 का मोलर मास, O2 कितना होगा मोलर मास, 32, डिवाइड में करूं उसका n फैक्टर दैट इज 4, तो कितना आता है, 8 ग्राम आता है। और 8 ग्राम ही क्या है, ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट मास है, ठीक है, वही तो हम कर रहे हैं। हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट मास 1 होता है, ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट मास 8 होता है, क्लोरीन Cl2 का इक्विवेलेंट मास 35.5 ग्राम होता है, और Ag का इक्विवेलेंट मास कितना होता है, 108 ग्राम। और उसी इक्विवेलेंट मास को हम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं दूसरे के साथ, ठीक है। चलिए तो इससे आ गया 12 किसका इक्विवेलेंट मास, मैग्नीशियम का। 8 आ गया किसका इक्विवेलेंट मास, आपके ऑक्सीजन का, ठीक है। अभी भी हो सकता है समझ में नहीं आया, इसके वाले पे और देखते हैं, हो सकता है अभी समझ में आ जाए। N2 plus 3H2 it gives you twice NH3, ठीक है।
ऑक्सीडेशन नंबर 0 0, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर -3 नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन का +1। क्लियर। 0 से गया नाइट्रोजन -3 में, कितने का चेंज, 3 का, इनटू नाइट्रोजन कितने हैं 2, तो हो गया 6। तो नाइट्रोजन का एन फैक्टर कितना हुआ 6। क्लियर। चलिए 0 से गया आपका 1 में, कितने का चेंज, 1 का चेंज, इनटू हाइड्रोजन कितने हैं 2 2, तो इसका एन फैक्टर कितना हुआ 2। क्लियर है। नाइट्रोजन का मोलर मास कितना है 28, डिवाइड बाय मैं करूं उसका एन फैक्टर कितना है 6, 28/6। तो ये किसके इक्वल आया, ये इक्वल आया है N2 के इक्विवेलेंट मास के, इक्विवेलेंट मास ऑफ N2। क्लियर। सेम इसी तरीके से H2 का इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हो, जो हमें पता है कितना होता है 1 होता है। ठीक है, यहाँ से इक्विवेलेंट मास निकालो इसका, किसका, H2 का। मोलर मास, H2 का मोलर मास कितना होता है 2, डिवाइड बाय उसका एन फैक्टर कितना है 2, दैट इज 1। और ये 1 ही क्या है, इक्विवेलेंट मास ऑफ H2। और 8 क्या है, ये इक्विवेलेंट मास ऑफ O2। 12 क्या है, इक्विवेलेंट मास ऑफ मैग्नीशियम। तो यहां से हमारे पास एक फॉर्मूला आता है इक्विवेलेंट मास के लिए, आई एम श्योर आप लिख लोगे अभी फॉर्मूला तो। ठीक है, ये जो नीचे वाले हैं इनको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, अगर हमें किसी भी सब्सटेंस का क्या निकालना है, इक्विवेलेंट मास, हो सकता है ये इतना बहुत सारा समझ में भी नहीं आया हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अभी जो लिखा रहा हूँ फॉर्मूला वो ध्यान रखना है। ठीक है, इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट भी बोल देते हैं कभी कभी, E इक्वल टू, यहाँ से हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं, दैट इज मोलर मास, जिस सब्सटेंस का हमें इक्विवेलेंट मास निकालना है, डिवाइड बाय उसका एन फैक्टर, दैट इज मोलर मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय उसका एन फैक्टर। और ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्मूला आ चुका है किसके लिए, इक्विवेलेंट मास को फाइंड आउट करने के लिए। इसे हम कभी कभी आपको ग्राम इक्विवेलेंट मास भी लिखा हुआ मिल सकता है कहीं कहीं पर, दोनों का मीनिंग एक ही होता है, चाहे इक्विवेलेंट मास बोलो या इक्विवेलेंट वेट बोलो या ग्राम इक्विवेलेंट बोलो, सबका मीनिंग क्या होता है, एक ही होता है, फॉर्मूला एक ही है, दैट इज मोलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस डिवाइड बाय एन फैक्टर उसका। ठीक है, इस तरीके से आप करोगे तो आपको कहीं कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है। इतना हो सकता है समझ में नहीं आया हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इजी है। वैसे 2-3 लेक्चर बाद आप फिर से पढ़ोगे ना इसको, तब आप बिल्कुल आसानी से समझ जाओगे इसको। अभी क्या थोड़ा नया है तो आप नहीं समझोगे, मुझे पता है, लेकिन 2-3 लेक्चर बाद आप इस चीज़ को समझ जाओगे कि हाँ ये क्या है, इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, तो टेंशन मत लेना। इक्विवेलेंट मास का ये फॉर्मूला है, ये आपको ध्यान रखना है, दैट इज मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। क्लियर है। चलिए, ये फॉर्मूला मैंने पहले भी आपको बताया था, ठीक है ना, पहले हमने जब ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट किया था तब बताया था मैंने, कोई बात नहीं, अभी हमने देख लिया कि कैसे आता है, इसको याद रखिए। अब हम इस पे क्वेश्चन करते हैं 1-2 ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर बेस्ड, ताकि आपकी थोड़ी सी क्या हो, प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट दी
इक्विवेलेंट मास ऑफ H3PO2 in the following reaction. ठीक है, एक आपको रिएक्शन दी हुई है जिसमें आपको H3PO2 का इक्विवेलेंट मास निकालना है। ठीक है, H3PO2 changes to PH3 plus H3PO3। ठीक है, ये एक आपको रिएक्शन दी हुई है। इसके लिए आपको क्या निकालना है? इक्विवेलेंट मास। एक बार वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोगों ने किया होगा। देखिए, इक्विवेलेंट मास निकालना है तो इसका मोलर मास डिवाइड बाय n फैक्टर कर दोगे आप। इसका मोलर मास अगर हम निकालें, मोलर मास हाइड्रोजन का 3 प्लस फॉस्फोरस 31 प्लस 32 आपका O2, तो ये कितना हुआ 66। तो मोलर मास तो आ गया अपने पास 66। क्लियर। अब निकालना है इसका n फैक्टर। ठीक है, निकालते हैं। देखिए, यहाँ पर अगर हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखें तो +1 रहेगा। ठीक है, +1 से यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर -3 है और यहाँ पर फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। क्लियर। तो +1 से गया -3 में और +1 से गया +3 में। ठीक है, क्लियर है। इसमें किसी को दिक्कत है? +1 से गया -3 और +1 से गया +3 में। ठीक है, तो देखिए ये किस टाइप की आपकी रिएक्शन है? ये इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन नहीं है। इंट्रामोलिकुलर नहीं है। इंट्रामोलिकुलर में तो क्या होता था, एक ही कंपाउंड में एक ही एटम दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता था, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। इसमें एक ही एटम का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और एक ही एटम का रिडक्शन भी हो रहा है। तो ये आपकी डिसप्रपोर्शन टाइप की रिएक्शन है। ठीक है, चलिए पहले तो ये समझ लेना है। उसके बाद यहाँ से यहाँ पर चेंज हम देख लेते हैं। +1 से गया -3 में, कितने का चेंज? 4 का। फॉस्फोरस से 1, तो 4 × 1 दैट इज 4। इसका तो n फैक्टर यहाँ का तो आ गया 4 इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, +1 से गया +3, कितने का चेंज? 2। फॉस्फोरस 1, तो 2 × 1 दैट इज 2। और जो आपकी रिएक्शंस होती है कौन सी वाली? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, उनके लिए n फैक्टर हम कैसे निकालते हैं? n1 × n2 डिवाइड बाय n1 + n2। ठीक है, तो 4 × 2 डिवाइड बाय 4 + 2 दैट इज 8 डिवाइड बाय 6 दैट इज 4 डिवाइड बाय 3। ये आ गया n फैक्टर। यहाँ से आप इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हो। इक्विवेलेंट मास इक्वल टू मोलर मास अपॉन n फैक्टर, दैट इज मोलर मास कितना है? 66 डिवाइड बाय n फैक्टर है 4/3। तो ये हो जाएगा 66 × 3 डिवाइड बाय 4। आप सोल्व कर लीजिएगा जो भी आंसर आएगा। ठीक है, कितना आएगा वैसे कर ही लेते हैं। चलिए, जो भी आएगा पॉइंट्स वगैरह में आएगा तो वो इक्विवेलेंट मास होगा आपका किसका? H3PO2 का। इस टाइप से आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर आपको रिएक्शन को भी क्या करना पड़े, उसका भी n फैक्टर निकालना पड़े और फिर इस फॉर्मूले को यूज करके इक्विवेलेंट मास निकालना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए इसे नोट कीजिए। फिर एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। कैलकुलेट इक्विवेलेंट मास ऑफ FeS2 इन द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको रिएक्शन दी हुई है FeS2 चेंजेस टू Fe2O3 प्लस SO2। ये रिएक्शन आपको दी हुई है। ठीक है, इसमें आपको क्या निकालना है? n फैक्टर। ठीक है, तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और
ट्राई कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इक्विवेलेंट मास निकालो तो मोलर मास अपॉन एन फैक्टर कर दो, इसका मोलर मास आप एन एम मान लो, ठीक है ना। कोई ज़रूरत नहीं है कि एफ का पता है नहीं पता है, सल्फर का पता है नहीं पता है, वो जब भी एग्ज़ाम होता है तो एग्ज़ाम में आपको लिखा हुआ मिलता है, ठीक है। अभी हम इसका मोलर मास एम मान के करेंगे, ठीक है ना। चलिए अब सोल्व कीजिए। चलिए स्टार्ट करें। वैसे Fe 56 होता है, सल्फर कितना होता है आपका 32, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एम मान के हम करेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर में चेंजेस देख लेते हैं। देखिए आयरन होता है +2, सल्फर होगा -2 में, ठीक है। लेकिन सल्फर के 2 एटम है तो एक एटम होगा -1 में, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है -1, ठीक है। चलिए आयरन +2 से कहाँ गया +3 में, कितने का चेंज, 1 का चेंज, इनटू आयरन कितना है 1, दैट इज 1, क्लियर। सल्फर यहाँ पर अगर हम देखें +4 ऑक्सीडेशन नंबर है, -1 से गया +4, कितने का चेंज 5 का, इनटू कितने सल्फर है 2, दैट इज 10। तो अब ये कौन सा केस है, यहाँ पर एक ही कंपाउंड में एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, या मतलब जितने एक से ज़्यादा एटम का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है, मतलब या तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो देखिए Fe +2 से +3 जा रहा है मतलब इंक्रीज हो रहा है, और सल्फर -1 से +4 जा रहा है मतलब इसमें भी इंक्रीज हो रहा है। मतलब ये अपना वो वाला केस है जिसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है इंक्रीज होता है, दोनों का क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो उस कंडीशन में जो एन फैक्टर हम लिखते हैं रिजल्टेंट वो क्या होता है मॉड्यूलस ऑफ n1 + n2। तो यहाँ से एन फैक्टर आपके पास आ जाएगा 1 + 10 दैट इज 11, ठीक है। और इक्विवेलेंट मास अगर हम लिखें दैट विल बी मोलर मास अपॉन एन फैक्टर 11। तो m/11 आपका इसका आंसर हो जाएगा, क्लियर है। तो इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए एन फैक्टर निकालना आना चाहिए रिएक्शंस के लिए, आपने सीखा है तब वही अप्लाई होगा जो सीखा है आपने, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बोला था, तो आई होप आप लोगों ने सीखा होगा वो, ठीक है। तो इक्विवेलेंट मास मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, क्लियर। चलिए इसे नोट कीजिए। चलिए एक टर्म और हम पढ़ते हैं, एक नया टर्म। इक्विवेलेंट मास हमने देख लिया कैसे निकालते हैं, एक और टर्म पढ़ते हैं दैट इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, ठीक है, या फिर कभी कभी इसे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स भी बोल देते हैं, ठीक है। तो होता क्या है और कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। मोल्स सुना है आप लोगों ने, मोल्स, ठीक है। मोल्स का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स, या फिर हम इसे क्या बोल सकते हैं नंबर ऑफ ग्राम मोल्स, दोनों एक ही होते हैं। नंबर ऑफ मोल्स बोलो या नंबर ऑफ ग्राम मोल्स बोलो, ठीक है, क्योंकि मोल्स हम ग्राम में लेते हैं जनरली, ठीक है। तो इसलिए आप इसे ग्राम मोल्स भी बोल सकते हो, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या होता है मोलर मास या फिर गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। चलिए ये पता है तो अच्छी बात है, क्योंकि अगर ये पता है तो अब आपको इसको समझने में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। जैसे नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वैसे ही होते हैं आपके पास नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, या फिर इसे हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स।
इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन, जब हम मोल डिफाइन कर रहे थे तो हम लिख रहे थे मोलर मास, अभी हम इक्विवेलेंट डिफाइन कर रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, बिल्कुल करेक्ट, इक्विवेलेंट मास। क्लियर है? अगर आपने ये समझ लिया है तो आपको ये फॉर्मूला समझ में आ चुका है कि जैसे हम मोल्स निकालते थे वैसे हम क्या निकालते हैं, इक्विवेलेंट निकालते हैं। मोल्स का फॉर्मूला था मास अपॉन मोलर मास, इक्विवेलेंट का फॉर्मूला, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होगा मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। क्लियर है? इजी। चलिए अब हम बात करें, एक और चीज़ की बात करते हैं हम, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स के लिए एक और फॉर्मूला हम इसका डिराइव करते हैं, ठीक है ना। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, इसको हम इक्यू लिख सकते हैं ना, इक्विवेलेंट क्या होगा फॉर्मूला, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास का अभी जस्ट हमने फॉर्मूला देखा था, दैट इज मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, बिल्कुल करेक्ट, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। ठीक है, यहाँ से मैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को क्या लिख सकता हूँ, गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू एन फैक्टर, ऊपर की तरफ आ जाएगा एन फैक्टर। क्लियर है? बिल्कुल सही। अगर ये समझ में आ गया तो यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ दिख रहा होगा, समझ में आया कुछ ना कुछ। गिवन मास अपॉन मोलर मास, इसको हम क्या बोलते हैं, मोल्स। क्या बोलते हैं, मोल्स। तो यहाँ से हमारे पास एक और फॉर्मूला आता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स या फिर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू मोल्स इनटू एन फैक्टर। तो ये हमारे पास एक और फॉर्मूला हो गया है, किसके लिए, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स के लिए। ठीक है ना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इक्विवेलेंट मास अलग है और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अलग है। इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन एन फैक्टर और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोल्स इनटू एन फैक्टर। या तो ये फॉर्मूला याद रखो या फिर सिंपल फॉर्मूला याद रखो, दैट इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। क्लियर है? चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी और इम्पोर्टेंट आपके पास क्या है, कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको क्या करने थे, ध्यान रखने हैं। ठीक है, इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ 31.6 ग्राम KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, और आपको मोलर मास दिया हुआ है, पोटेशियम का मोलर 158। ठीक है, चलिए देखिए, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने आपको, मास दिया हुआ है KMnO4 का, एसिडिक मीडियम दिया हुआ है। अब ये चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है। देखिए नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हम कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने के हमारे पास दो तरीके, दो फॉर्मूले, गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू एन फैक्टर। गिवन मास आपको दिया हुआ है, ठीक है, मोलर मास आपको दिया हुआ है, एन फैक्टर निकाल लो KMnO4 का, आंसर खत्म, सिंपल। या फिर मोल्स निकाल लो, मोल्स कैसे निकालेंगे, मास अपॉन मोलर मास, एन फैक्टर निकाल लो, उससे मल्टीप्लाई कर दो, दोनों तरीके से आप कर सकते हो। अब बात है एन फैक्टर निकालने की, तो देखिए KMnO4 एसिडिक मीडियम में Mn+7 में होता है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +7 से कहाँ कन्वर्ट होता है, बिल्कुल करेक्ट, Mn+2 में। ठीक है ना,
तो ये चीज़ यहाँ याद आती है। मैंने आपको बताया था क्वेश्चंस में वो देगा नहीं ना बताएगा कि ये +7 से कहाँ जाता है, कहाँ रिड्यूस होता है, ये आपको पता रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो +7 से गया +5 में, कितने का चेंज, 5 का चेंज, 5 × 1 दैट इज 5। तो यहाँ पे KMnO4 का n फैक्टर कितना है आपके पास, 5 आया है। क्लियर है, क्वेश्चन हो गया सोल्व। आपको निकालना है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स दैट विल बी इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास दैट इज 158 इनटू n फैक्टर 5। कभी कभी ऐसी क्वेश्चंस को भी सोल्व करने में दिक्कतें आती है, तो तरीका बताता हूँ मैं। देखिए ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करते हैं जो न्यूमेरिकल वैल्यू आती है। आप क्या करो, ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। उससे होगा क्या, ये 5 × 2 10 हो जाएगा और ये जो पॉइंट है वो हट जाएगा, ठीक है। तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 5 × 10 31.6, तो ये 316 हो जाएगा। डिवाइड बाय 158 × 2 कितना होता है, 316, आंसर हुआ 1। सिंपल, ठीक है ना। नहीं तो बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, पहले 31.6 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, फिर देखेंगे कितना आया उसको डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। या वो कुछ हो सके यहाँ से इसको डिवाइड करने लग जाए फिर इसको मल्टीप्लाई करें, ऐसी दिक्कतें भी आती है। तो ऐसी चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है ना। कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए अपनी। तो ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चंस आपको क्या है मिल सकते हैं, किसके ऊपर, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के ऊपर। तो आपका ये फॉर्मूला भी यूज में आ गया, इक्विवेलेंट मास भी आ गया, n फैक्टर निकालना भी आ गया, सब कुछ आ गया एक ही क्वेश्चन में। क्लियर है, चलिए इसे आप नोट कीजिए। ओके, चलिए आज के लेक्चर में हमने अपना नया टॉपिक स्टार्ट किया, दैट इज इक्विवेलेंट मास एंड इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको धीरे धीरे समझ में आया होगा अभी कि हाँ उतना हार्ड है नहीं जितना आप समझ रहे हो। ठीक है, जो स्टार्टिंग में लगा था उतना हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है। तो जो फॉर्मूले हैं उनको थोड़ा ध्यान रखना है, लिख लिख के एक बार 2 बार प्रैक्टिस कर लेना, आ जाएगा, ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, चलिए आज के लेक्चर को हम यहीं फिनिश करते हैं। तब तक आप क्या कीजिए, इन फॉर्मूले की प्रैक्टिस कीजिए, और जो पुराने वाले जो पढ़ाया हुआ है आपको रेडॉक्स रिएक्शन की कैसे अनफैक्टर निकालते हैं, अगर उसमें आप वीक हो तो उसको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि आगे वो काम में आने ही वाला है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।